नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल कहानियाँ में। दोस्तों, मात्र 2 महीने बचे हैं आपके प्रमोशनल एलडीसी एग्जाम्स में और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसके प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आप फिर मेरा चैनल देखना बंद कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो। आज हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की। इसका नाम सबसे पहले अच्छे से याद कर लो, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। क्या नाम है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। दोस्तों, ये जो एक्ट है वो कहाँ पे अप्लाई होता है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 अपने दिमाग में बिठा के रख लो। उसी जगह पे होगा अप्लाई जहाँ पे 20 और मोर पर्सन्स, जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा आदमी काम करते हैं। किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, किसी फैक्ट्री में अगर 20 या 20 से ज़्यादा लोग एक दिन के लिए भी अगर पिछले 12 महीने में काम किए हैं तो ये एक्ट वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इस एक्ट को बनाया क्यों गया था दोस्तों? इस एक्ट को बनाया गया था कि जो भी वहाँ पे कर्मचारी, मजदूर भाई काम कर रहे हैं उनको टाइमली पेमेंट मिले। यानी लेट लतीफ करके 2 महीना, 6 महीना, साल भर तक ऐसा नहीं कि उनको सैलरी ही नहीं मिल रही है। उनकी जो सैलरी है वो टाइमली मिले। नो अनऑथराइज्ड डिडक्शन, यानी कि उनकी सैलरी में से फालतू का पैसा ना काटा जाए। जो उनका हक बनता है वो सैलरी उनको मिले। तो दोस्तों, कुल मिला के इसका उद्देश्य क्या है? प्रोटेक्ट एम्प्लॉइज इंटरेस्ट, यानी जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके हितों की सुरक्षा हो। इस हेतु पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब आइए दोस्तों, आइए समझते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ होती है, यानी कहाँ पे लागू होता है, किन लोगों पे लागू होता है। तो दोस्तों, वैसे कर्मचारी जिनकी सैलरी 6,500 रुपया प्रति महीने से ज़्यादा नहीं है। कितनी? 6,500 रुपया। कितने दिन में? 1 महीने में। जिनकी सैलरी इससे कम है उन लोगों के लिए ये एक्ट बनाया गया है। लेकिन 6,500 रुपया ये समय समय पर रिवाइज होते रहता है। जब ये एक्ट बना था उस समय जिसकी सैलरी 6500 रुपया से कम थी 1 महीने में, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था। ये एक्ट कहाँ लागू होता है? सभी फैक्ट्रीज में। क्या रेलवेज में लागू होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेलवेज में ये लागू होता है। और कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हो वहाँ भी लागू होता है। फैक्ट्री हम किसको बोलते हैं? फैक्ट्री हम बोलते हैं जहाँ उत्पादन हो रहा हो। और एक उससे अलग होता है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हो, रेलवेज हो, फैक्ट्रीज हो, हर जगह अप्लाई होता है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जहाँ की आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला फंसा सकता है, वो आपको पूछ सकता है क्या ये आर्म फोर्सेज में लागू होता है? तो आर्म फोर्सेज में लागू नहीं होता है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है आर्म फोर्सेज पे लागू नहीं होता है। ये ट्रैप है, इसी में आपको फंसाएगा और बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए समझते हैं कि वेजेस कहते किसको है। तो इस एक्ट के अनुसार वेजेस का मतलब होता है ऑल रेन्यूमरेशन, जिसमें आ जाती है आपकी सैलरी, यानी जो आपको सैलरी मिलती है। सैलरी के साथ कुछ आपको अलाउंसेस मिलते हैं, यानी जैसे कि महंगाई भत्ता और भी कोई वादे जो आपको मंथली देने के लिए किया गया है। उन सभी को जोड़ के हम क्या बोलते हैं? उन सभी को जोड़ के हम बोलते हैं वेजेस। एक मजदूर का वेजेस में क्या क्या आता है? उसकी सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस अदर थिंग, और भी जो उसको कमिटमेंट किया गया है मंथली देने के लिए, इन सभी को जोड़ के उसकी क्या बनती है? वेज बनती है। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें वेजेस में शामिल नहीं होती है। तो जो कर्मचारी को ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है वो वेजेस में काउंट नहीं होता है। अगर आप अपने एम्प्लॉयर ने कर्मचारी को सस्ते दर पर रहने के लिए आवास की सुविधा दी है
तो वो जो पैसा है वो वेजेस में काउंट नहीं होगा। उसके बाद कोई भी कंट्रीब्यूशन जो कि आप पीएफ के नाम पे हो रहा है, ग्रेचुटी के नाम पे हो रहा है या पेंशन के नाम पे हो रहा है, तो ये वेजेस की परिभाषा में नहीं आता है। वेजेस की परिभाषा में क्या क्या आता है? सैलरी प्लस अलाउंसेज प्लस अदर कमिटमेंट। लेकिन क्या क्या नहीं आता है? ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं आता है। आवास की सुविधा सस्ते दर पर की दी गई है, उसका पैसा वेजेस की परिभाषा में नहीं शामिल है। और जो भी कंट्रीब्यूशन पीएफ, ग्रेचुटी या पेंशन के लिए किया जाता है वो वेजेस का डेफिनेशन में नहीं आता है। अब आइए दोस्तों, हम ये समझते हैं कि इस एक्ट को सही तरीके से किसी एस्टेब्लिशमेंट में, फैक्ट्री में लागू किया जा रहा है कि नहीं, इसकी जिम्मेवारी किन लोगों के ऊपर होती है। तो पहली जिम्मेवारी तो होती है जो उस फैक्ट्री का मालिक है, वो जिम्मेवार है कि उसके परिसर में ये एक्ट सही तरीके से लागू हो। दूसरा, जो मैनेजर है उस फैक्ट्री का, वो भी जिम्मेवार है। अब हम बात करते हैं रेलवे में। रेलवे में कौन जिम्मेवार है? रेलवे में मुख्यतः तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है कि अपने हर लोकल एरिया में एक सुपरवाइजर को नियुक्त कर देता है कि आप अपने एरिया में देखिए कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 सही तरीके से लागू होता है कि नहीं। तो इसमें हमारा सही जवाब क्या होगा? जो नॉमिनेटेड पर्सन है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वही जिम्मेवार है ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये एक्ट सही तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं सही तरीके से लागू कराओगे और आप वहाँ के इंचार्ज हो या कोई अधिकारी हो, तो फिर आप पे कार्रवाई निश्चित है। अब आइए समझते हैं कि वेज पीरियड किसको बोलते हैं। तो दोस्तों, वेज पीरियड जो होता है, इसको फिक्स करने का अधिकार जो होता है ये एम्प्लॉयर का होता है। एक एम्प्लॉयर ही बता सकता है कि वेज पीरियड कितने दिनों का होगा। लेकिन ये एक्ट ये बोलता है कि वेज पीरियड कभी भी 1 महीने से ज़्यादा पीरियड का नहीं हो सकता है। 1 महीने से ज़्यादा पीरियड का नहीं हो सकता है। हमेशा जब भी होगा तो 1 महीने से कम पीरियड का होगा। अब आइए समझते हैं कि इस एक्ट के अनुसार कर्मचारी को सैलरी आपको कब तक दे देनी है, यानी कि टाइम ऑफ पेमेंट। अगर आपके एस्टेब्लिशमेंट में 1000 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो जब भी आपका वेज पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाए, जब वेज पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसके 7 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर? 7 डेज के अंदर आपको सैलरी देनी ही होगी। और अगर आपके एस्टेब्लिशमेंट में 1000 से कम वर्कर काम कर रहे हैं, तो 1000 से जहाँ कम आदमी काम करते हैं वहाँ वेज पीरियड के ख़त्म होने के बाद 10 दिनों के अंदर आपको सैलरी दे देनी है। मान लीजिए आपका वेज पीरियड है 30 तारीख से 30 तारीख तक का, या 1 तारीख से 1 तारीख तक का, तो फिर आपका 7 तारीख तक जो है पेमेंट हो जाना चाहिए। और अगर 1000 से कम आदमी है तो 10 दिन के अंदर आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। आप समझते हैं, अगर बीच में आपने किसी कर्मचारी को अगर टर्मिनेट कर दिया, नौकरी से निकाल दिया, तो 2 दिन के अंदर उसका जो भी पैसा बनता है वो आपको उसको पेमेंट कर देना होगा। अब पेमेंट कैसे करोगे? क्या पेमेंट में चावल की बोरी दे दोगे, आटे की बोरी दे दोगे? नहीं, पेमेंट जब भी आप करोगे उस समय का जो भी करेंसी होगा, सरकार द्वारा जो भी करेंसी मान्य होगी, जो भी क्वाइन मान्य होगा, उसमें आप उसको पेमेंट दोगे। यानी पेमेंट का मोड जो होगा, या तो आप उसको कैश पेमेंट कर दो, या फिर उसको आप चेक से पेमेंट दे सकते हो, या फिर आप पैसा उसके बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन पेमेंट इन काइंड अलाउ नहीं है, यानी आप पेमेंट के बदले में कोई सामान वगैरह नहीं दे सकते हो। जब भी आप दोगे करंट करेंसी या करंट कॉइन जो भी होगा उसमें आपको पेमेंट करना होगा। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि जब सैलरी दी जाती है तो उसमें से कभी कभी एम्प्लॉयर द्वारा कुछ पैसे डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो वो डिडक्शन का सीधा सा रूल है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा गया है परीक्षाओं में
कि डिडक्शन कितना कर सकते हो। डिडक्शन जो होगा उसका वेजेस का 75% से ज़्यादा नहीं होगा। कितना? 75% से ज़्यादा नहीं होगा। 75% से ज़्यादा कब नहीं होगा? जब उसका अगर आप कुछ पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए काट रहे हो। जैसे कि हमारे जो डिविजन्स होते हैं उसमें कई बार एक कोऑपरेटिव बैंक होता है जहाँ से कर्मचारी ज़रूरत पड़ने से लोन वगैरह लेते हैं, फिर उनका इंस्टॉलमेंट में पैसा कटता है। तो मान लीजिए कि अगर वो कटिंग हो रही है तो वो सारा कटिंग, फाइन सब कुछ मिला के आप उसका 75% से ज़्यादा पैसा नहीं काट सकते हो। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का कटिंग नहीं हो रहा है तब आप उसका 50% से ज़्यादा पैसा नहीं काट सकते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 75% किस केस में? अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कटिंग हो रहा है, और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कटिंग नहीं हो रहा है तो आप 50% से ज़्यादा पैसा उसके वेज से नहीं काट सकते हो। कोई भी अगर और डिडक्शन किया तो उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा इल्लीगल। आपने कानून की अवहेलना कर दी है। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि ऑथराइज डिडक्शन आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या उसके वेजेस से पैसे काट सकते हो। एक तो पैसा आप काट सकते हो, उस पर किसी तरह का अगर जुर्माना आपने लगाया है तो फाइन को काट सकते हो। उसने ड्यूटी नहीं की है, एब्सेंट रहा है अपनी ड्यूटी से, आप उसका पैसा काट सकते हो। उसने किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया है, यानी कोई तोड़ फोड़ उसकी वजह से हुई है जिसमें वो जिम्मेवार है, आप उसका पैसा काट सकते हो। उसका वजह से कोई कैश का लॉस हुआ है, आप उसको काट सकते हो। आपने अगर उसको सस्ते दर पे हाउस दिया है तो जो आप एक सस्ता दर आप लेना चाहते हो उससे, वो काट सकते हो। अगर उसने आपसे कोई एडवांस ले रखा है, यानी कोई पहले से कुछ पैसा ले लिया ज़रूरत पड़ने से, उसकी कटौती आप कर सकते हो। आप उसके वेजेस से पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स के लिए पैसा काट सकते हो, पीएफ के लिए, ईएसआई के लिए और इनकम टैक्स के लिए। और कोर्ट के ऑर्डर से अगर कोई कटौती करनी हो तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी पेमेंट अगर आप काटते हो तो उसको इल्लीगल माना जाएगा। अब आइए समझते हैं दोस्तों कि फाइन क्या होता है। फाइन जो होता है तो किन किन चीज़ों पे आप फाइन लगाओगे उसका एक लिस्ट आपको जो है अपने एरिया में प्रदर्शित करना होगा, जिससे मजदूरों को पता चल सके कि ये गलतियां करने से हम पे जुर्माना लगेगा। और जब भी आप फाइन लगाओगे किसी पर तो उसको पहले शो कॉज देना जरूरी है। आप बिना उसका पक्ष लिए हुए, यानी कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का मौका आपको देना है। तीसरी बात क्या है? फाइन जो है आप उसका वेजेस का 3% से ज़्यादा का नहीं लगा सकते हो। आप उसके वेजेस से 3% का ज़्यादा फाइन उस पर 1 महीने में नहीं लगा सकते हो। अगली बात क्या है कि कोई भी फाइन आपको 90 डेज के अंदर सेटल कर लेना है, यानी अगर कोई फाइन है उसका तो 90 दिन के अंदर में उसकी रिकवरी कर लेनी है, उसके बाद उसकी रिकवरी नहीं करनी है। और अगर 15 साल से कम एज का कोई है कर्मचारी तो आप उस पर फाइन नहीं लगा सकते हो। 15 साल से कम के लोगों पर आप फाइन नहीं लगा सकते हो। आप जो भी फाइन लगाओगे उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी होगा, यानी आपने कब कब कितना फाइन लगाया है ये दर्शाता हुआ एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना होगा। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऑल फाइन रिकवर्ड शुड बी यूज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ स्टाफ, यानी वो जो पैसा आप काट रहे हो स्टाफ का वो आप अपने घर लेके नहीं जा सकते। वो एक स्टाफ बेनिफिट फंड रहेगा, उसमें वो पैसा जमा होगा और कर्मचारियों के सुख सुविधा के लिए कुछ व्यवस्था आप करोगे उससे, यानी स्टाफ बेनिफिट फंड में वो पैसा जाता है। अब आइए डिडक्शन एक बार और समझ लेते हैं। डिडक्शन में होता है फाइन, यानी कोई जुर्माना। दूसरा होता है एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, अगर उसने ड्यूटी नहीं की है आप उसका पैसा काट सकते हो। अच्छा, उसने कोई डैमेज किया है या लॉस ऑफ गुड, यानी कोई सामान का तोड़ फोड़ या डैमेज किया है, आप उसका पैसा काट सकते हो। आपने उसको घर दिया है तो मान लीजिए कि उस घर का किराया आप 100, 200, 500 रुपया कुछ आपने फिक्स किया है सस्ता दर पे, वो पैसा आप काट सकते हो।
और भी कोई सुविधा है, जैसे घर में बिजली दे रहे हो, पानी दे रहे हो, उसका पैसा आप जो है उससे काट सकते हो। उसके बाद रिकवरी ऑफ एडवांस, उसने आपसे कुछ पैसा एडवांस के रूप में लिया है, आप उस पैसे को काट सकते हो। कोई इनकम टैक्स की कटौती है, आप कर सकते हो। पीएफ का पैसा काट सकते हो। ईएसआई का पैसा काट सकते हो। और अगर कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया है, वो पैसा आप जो है उससे कटिंग कर सकते हो। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के से उसने कुछ ले रखा है पैसा, तो आप उसका काट सकते हो। अच्छा, उसने कोई चोरी चकारी की हो, पैसा चुरा लिया हो, कोई सामान चुरा लिया हो, उसकी रिकवरी आप कर सकते हो। एनी अदर डिडक्शन विथ रिटेन अथॉरिटी ऑफ एम्प्लॉय, यानी एक इस एक्ट को देखने के लिए एरिया में कुछ गवर्नमेंट के अथॉरिटीज होते हैं, उन अथॉरिटीज में से किसी ने अगर लिख के दिया है तो आप वो पैसा काट सकते हो। आगे हम वीडियो में समझेंगे कि अथॉरिटी किसको कहते हैं। अब आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि जहाँ भी ये एक्ट लागू होता है वहाँ पे कुछ नोटिस आपको कंपाउंड में, बाउंड्री के अंदर लगा के रखनी है। वो नोटिस क्या क्या है? पहला नोटिस है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट, यानी जो भी एक कानून है उसका जो मुख्य बातें हैं उसको आपको 3 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 3 भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी और वहाँ की जो रीजनल लोकल लैंग्वेज हो, इन तीनों भाषाओं में आपको एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट एंड रूल्स को लिखना होगा एक नोटिस बोर्ड पे। दूसरा हो गया वेज पीरियड, कब से कब तक आप काउंट करते हो, इसको आपको दिखाना होगा। डेट ऑफ पेमेंट, और वेज पीरियड तो हो गया, वेज पीरियड के हिसाब से आप उसको पेमेंट कब करोगे, किस डेट को करोगे, इसको आपको दिखाना होगा। और चौथा बोर्ड जो है लिस्ट ऑफ एक्ट एंड ओमिशन, यानी क्या क्या गलतियां करने से आपको जुर्माना लग सकता है, इसका भी एक लिस्ट आपको डिस्प्ले करना होगा। तो मुख्यतः 4 जो है आपको बोर्ड लगाने होंगे। पहला क्या है? जो नियम है उसके मुख्य भाग को संक्षेप में इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में। जो वेज पीरियड है वो लिखा होना चाहिए नोटिस बोर्ड पे। डेट ऑफ पेमेंट लिखा होना चाहिए नोटिस बोर्ड पे। और क्या क्या गलतियां करने से आपको जुर्माना लगेगा, यानी कि लिस्ट ऑफ एक्ट एंड ओमिशन, ये भी आपको जरूर प्रदर्शित करना है। अब आइए समझते हैं दोस्तों कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी किसे कहा गया है इस लॉ में। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के हिसाब से अप्रोप्रिएट अथॉरिटी किसे माना गया है? तो उस एरिया में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का जो कमिश्नर होगा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का जो कमिश्नर होगा उस एरिया का, उसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी माना जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर जिसको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो, किस काम में? एज ए आरएलसी, यानी रीजनल लेवल कमिश्नर, एरिया लेवल कमिश्नर, इस पद पर काम करने का 2 साल का अगर उसको अनुभव है तो उसको जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी माना जाएगा। एनी ऑफिसर ऑफ एसजी, यानी सिलेक्शन ग्रेड नॉट बिलो द रैंक ऑफ एएलसी विथ एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस, यानी अगर कोई ऑफिसर है तो कम से कम उसका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो एएलसी के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। अगला कौन है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जो लेबर कोर्ट होते हैं उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी माना जाएगा। और लास्ट में है जज ऑफ सिविल कोर्ट, जज ऑफ सिविल और जुडिशियल कोर्ट। अगर कोई सिविल कोर्ट का जज है, जुडिशियल कोर्ट का जज है, जिसको इस तरह के काम करने का अनुभव है, उसको भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी माना जाएगा। तो 5 अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। कितने? 5। पहला हो गया वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का जो कमिश्नर होता है। दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर जिसको आरएलसी या एएलसी का 2 साल का अनुभव हो। तीसरा और भी कोई ऑफिसर जो कि एएलसी के रैंक से नीचे नहीं हो और कम से कम 2 साल का उसको अनुभव हो। उसके बाद लेबर कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोर्ट का।
और लास्ट में सिविल कोर्ट के जो जज होते हैं या जुडिशियल कोर्ट के जो जज होते हैं और उनके पास अनुभव भी होना जरूरी है, तो उनको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी माना जाएगा। अब आइए समझते हैं कि अगर इस एक्ट का ब्रीच किया गया यानी फॉलो नहीं किया गया सही तरीके से तो क्या पनिशमेंट है। तो इसमें आपको 7500 तक की पेनल्टी लग सकती है। और ये हमेशा याद रखिए कि ये जो दिए गए हैं पैसे, ये जब एक्ट बना था ना तब का ये तब वैल्यूज है, ये महंगाई के हिसाब से बढ़ते रहता है। तो 7500 तक की पेनल्टी लग सकती है और मिनिमम पेनल्टी आप पे 1500 की लगेगी। किस केस में? अगर आप कर्मचारियों का पेमेंट डिले यानी देरी से कर रहे हो या फिर पेमेंट नहीं कर रहे हो और उनसे आप फालतू के पैसे काट ले रहे हो तो आप पे ये फाइन लगेगा। दूसरा हो गया कि अगर आपने नोटिस बोर्ड नहीं लगाए हैं, जो 4 नोटिस बोर्ड थे, और अगर आप ठीक से रजिस्टर्स को मेंटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है, और तो आप पे जो है 1500 का मिनिमम जुर्माना और 7500 का मैक्सिमम जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद पे शीट का आपको डुप्लीकेट कॉपी रखना है, यानी पेमेंट शीट जब आप बनाते हो अपने कर्मचारियों को, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इसको आपको 3 सालों तक प्रिजर्व करके रखना है। कितने सालों तक? 3 सालों तक प्रिजर्व करके रखना है। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे वो तो पिछले साल की बात है, मैंने डॉक्यूमेंट फेंक दिया। तो दोस्तों ये था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और इससे निश्चित ही सवाल पूछे जाएंगे और मैंने जो इस वीडियो में बता दिया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है और मुझे उम्मीद है आपने आसानी से समझ लिया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आपका प्यार और आशीर्वाद बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपसे विनती है, नया चैनल है हमारा, इसको ग्रो करने में मदद करें। धन्यवाद।